हेलो एवरीवन। जय श्री श्याम सभी को। स्वागत है आप सभी का RS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि है आत्म प्रत्यय का विकास। कौन सी? आत्म प्रत्यय का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। ये जो यूनिट है हम प्रतीक शिवालिक सर की बुक है जो ब्लू बुक, उससे कर रहे हैं। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से इस बुक को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो हमारी 4 यूनिट है वो कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने वो यूनिट नहीं देखी है तो ज़रूर उन यूनिट को भी देखना भाई। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है आत्म प्रत्यय का विकास। इसमें दिया गया है कि बच्चों में स्वयं अवधारणा का विकास कैसे होता है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों में स्वयं अवधारणा, मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है वो बच्चे में कैसे होता है। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब है कि खुद के प्रति जो हमारे खुद के प्रति जो व्यू होते हैं, खुद के प्रति जो विचार होते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट बनता है खुद के हिसाब से या खुद के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसमें देखो, कॉन्सेप्ट आर रेगुलर्ड एज ए इमेज इन आवर माइंड। क्या बोल रहा है कि अवधारणाओं को हमारे दिमाग में छवियों के रूप में माना जाता है। अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को क्या माना जाता है? कॉन्सेप्ट आर इमेज इन आवर माइंड, मतलब किसी भी चीज के प्रति जो भी हमारा कॉन्सेप्ट बनता है, उस चीज के प्रति जो हमारी धारणा बनती है उसे हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखो, दो चीजें हैं, ध्यान देना। ये तो है ओनली कॉन्सेप्ट और ये है सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसमें तो मैंने आपको क्या बोला कि कॉन्सेप्ट का मतलब है किसी भी चीज के प्रति जो हमारी छवि बनती है ना, वो कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन ये है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमारी खुद के प्रति जो छवि बनती है वो क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम क्या सोचते हैं। और कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि हमारे दिमाग में जो किसी दूसरी चीज के प्रति जो स्कीमा सेट होता है उसे हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। एक बार और डिटेल में देखो कि मान लीजिए कि आपके दिमाग में ये चीज सेट है कि जो DSSB का एग्ज़ाम है, DSSB का एग्ज़ाम है, इसका लेवल हाई आता है और जो पेडागोजी है वो 100 नंबर की वो बिल्कुल हाई लेवल की आती है। और आप ये दिमाग में सोच ले कि मुझसे तो ये होगी नहीं, तो भाई कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हर टाइम ये बात रहेगी कि मुझसे नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, 10 ही तो बुक हैं जिनका रिवीजन अगर करना चाहें तो हो जाएंगी कंप्लीट, तो ये चीज़ क्या है, मतलब किसी भी चीज़ के प्रति जो हमारा कॉन्सेप्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अवधारणाएं होती हैं। अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया, अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया क्या है कि एक बड़े गुलजार खिले हुए भ्रम से उभरी है जिसमें बच्चा पैदा होता है। आई थिंक ये लाइन पढ़कर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कॉन्सेप्ट निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। दोबारा देखो कि अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया के अंदर एक बड़े गुलजार यहाँ सिंगर नहीं है कोई, ठीक है, खिले हुए भ्रम से उभरती है जिसमें बच्चा पैदा होता है। ये इस लाइन से सच्ची में अगर हम देखें, अगर इस बुक से देखेंगे सिर्फ अकेली इस लाइन को, तो कुछ नहीं समझ में आएगा। एक बार आप इंग्लिश के अंदर देखो, जो प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट है इसका जो फॉर्मेशन है ना वो बिग, बजिंग, ब्लूमिंग और कन्फ्यूजन इन विच द चाइल्ड बोर्न। मतलब क्या है इस बात का कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके सामने बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ब्लूमिंग, कन्फ्यूज़न होते हैं। तो उन सभी समस्याओं के अकॉर्डिंग जो बच्चा खुद के हिसाब से उस चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट तैयार करता है ना, वो क्या होती है, प्रोसेस होती है, कॉन्सेप्ट की प्रोसेस होती है। कि कैसे देखो कि मान के चलो शुरू में कोई बच्चा है, उसने देखा कि 4 पाँव वाली बिल्ली होती है। 4 पाँव वाली क्या होती है, बिल्ली होती है। उसके दिमाग में सेट हो गया कि 4 पाँव वाली क्या होती है, बिल्ली होती है। कुछ दिन के बाद उसने देखा कि 4 पाँव वाला तो कुत्ता भी होता है। फिर देखा उसने 4 पाँव वाला एक बड़ा सा सफ़ेद कलर का जानवर, सफ़ेद कलर का और होता है, मतलब उसने गाय को देख लिया, फिर उसने भैंस को देख लिया। मतलब उसके सामने क्या हो गया, बहुत बड़ी बजिंग कन्फ्यूजन सी आ गई भी, सभी के 4 पाँव हैं, इनमें क्या अंतर है। मतलब फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना तो उसके सामने कॉन्सेप्ट बनते जाते हैं। लेकिन शुरू में बच्चे के सामने ये सब क्या होते हैं, भ्रम के समान ये सभी कॉन्सेप्ट उसके सामने होते हैं। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है। अब देखो, ऐसे तो आपको ये क्लियर होगा नहीं, तो एक बार हमें ना ये जो कॉन्सेप्ट और सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना इसकी डिटेल से देख लेते हैं इसको एक बार NIOS से, ठीक है, ताकि आपको डिटेल से पता लग जाए कि रियल में ये चीज़ है क्या। यहाँ से देखो,
ये स्टार्ट है भाई, देखो 5.0 से स्टार्ट हुई है NIOS, ठीक बुक में भी 5.0 से स्टार्ट किया हुआ है। देखो, जब हम जन्म लेते हैं तो उसमें कोई अनुभव नहीं होता। यह सब जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है नए नए अनुभव प्राप्त करता है। वृद्धि दो प्रकार की होती है, एक तो शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक वृद्धि का मतलब है हमारे कद के अंदर, भार के अंदर बढ़ना। बच्चे को दिए गए भोजन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। मतलब जो हमारे शरीर की वृद्धि है, जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, वो हमारे भोजन की गुणवत्ता मतलब हमारे पोषण कैसा है उस पर निर्भर करता है। ठीक है। और फिर आगे देखो, प्रेम, स्नेह और अनुशासन, इससे हमारा मानसिक विकास होता है। किससे? प्रेम से, स्नेह से और अनुशासन से। कि हमने अपने बचपन में कैसा प्रेम और कैसा स्नेह और कैसा अनुशासन मिला है, इसका विकास अगर ये हमने अच्छे मिले हैं तो हमारा मानसिक विकास अच्छा होगा। अगर इनमें कहीं कमी है तो मानसिक विकास में भी कहीं ना कहीं कमी मिलेगी। आगे देखो, ये सब अवधारणाएं, ये सब स्वयं अवधारणा प्रभावित करते हैं। मतलब ये सारी चीजें है ना जो हमारे स्वयं की अवधारणा है, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, उसको प्रभावित करते हैं। मान के चलो कि कोई बच्चे की शारीरिक वृद्धि अच्छी है, उम्र के अनुसार उसकी अच्छी हाइट है, अच्छा वजन है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और दूसरा क्या है कि मानसिक वृद्धि, अच्छा प्रेम है, परिवार में अच्छी इज्जत है, सही माता पिता के साथ भी अच्छे उसके संबंध हैं, ठीक है, बॉन्डिंग अच्छी है, तो सीधी सी बात है उसका खुद के प्रति पॉजिटिव रिस्पांस होगा बच्चे का। लेकिन देखो, शिक्षक के रूप में आपने देखा होगा कि बच्चे में स्वयं अवधारणा का स्तर एक समान नहीं होता। मतलब सभी बच्चों में समान इसके स्वयं के प्रति अवधारणा का स्तर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। एक शिक्षक के नाते आपको यह समझना होगा। हाँ, देखो इसमें ये बात क्यों लिख रखी कि एक शिक्षक के नाते आपको समझना होगा। मैंने ये बात आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि NIOS पढ़ते समय आपको है ना अपने आप को एज ए टीचर फील करना है, एज ए टीचर। ठीक है, कि एक टीचर होने के बाद आपका व्यवहार कैसा होगा, आप कैसा फील करोगे और बच्चों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो वाली चीज़ें इसमें। और बच्चे को उनकी स्वयं अवधारणा को सुधारने में मदद करनी चाहिए। इस पाठ में हम विभिन्न कारकों के बारे में पढ़ेंगे जो स्वयं अवधारणा, हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट है, उसके विकास को प्रभावित करेंगे। ठीक है। आगे देखो, ये अधिगम के उद्देश्य, मतलब इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और हमें किस किस चीज़ के बारे में पता चलेगा। स्वयं अवधारणा कैसे बनती है, कैसे विकसित होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक, फिर नैतिक विकास, ये वाली चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अब यहाँ से देखो, बच्चे में स्वयं अवधारणा का विकास कैसे होता है, अवधारणा और स्वयं अवधारणा कैसे बनती है। वहाँ से जो बुक है प्रतीक शिवालिक सर की, उसमें वहाँ से स्टार्ट किया गया, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। अवधारणाओं का हमारे मस्तिष्क में बनी छवियां माना जाता है। क्या कि अवधारणाओं को हमारे मस्तिष्क में बनी छवियां माना जाता है। स्वयं डिक्टोक लाइन लिखी है, जो कि यही लाइन इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात क्या है कि जो अलग से वो लाइन लिखी है ना, उससे हमारा दिमाग में मेन बात है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, कि दिमाग में कहीं ना कहीं ये बाद में वीडियो देखने के, मतलब ये मान के चलो कि 1 महीने के बाद आपके दिमाग में अगर कोई पूछ ले कि भी कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो मतलब इन लाइन को आप रटो ना। मेरा मकसद यही है कि रटो मत, सिर्फ थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। वे बच्चे को दुनिया कार्यात्मक इकाई के रूप में समझने में सहायता करते हैं। अवधारणा सभी प्रकार के अधिगम की मूल इकाई है। अवधारणा है ना, मतलब कॉन्सेप्ट है, सभी प्रकार का जो अधिगम है उसकी मूल इकाई है। बेसिक्स क्या है, हम ये बोलते हैं ना कि इस चैप्टर के तो मुझे मेरा बेस क्लियर है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वही बात है कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो किसी भी अधिगम की मूल इकाई है, बेस है। मतलब बचपन से बुढ़ापे तक मनुष्य नई अवधारणाएं सीखता है और पुरानी अवधारणाएं दैनिक जीवन में नई परिस्थिति प्रयोग करता है। मतलब हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक नई अवधारणाएं, नए कॉन्सेप्ट सीखते रहते हैं, पुराने के अंदर परिवर्तन करते रहते हैं और नए सीखते रहते हैं। कई बार छोड़ भी देते हैं पुराने कॉन्सेप्ट को, नए को अपना लेते हैं। उम्र, अनुभव और बुद्धि के आधार पर व्यक्ति अवधारणा निर्माण के स्तर पर भिन्न होते हैं। मतलब उम्र के अनुसार और अनुभव के अनुसार और बुद्धि के अनुसार हमारे जो कॉन्सेप्ट निर्माण की प्रक्रिया है ना, उसका स्तर है वो हर बार अलग अलग होता है। क्योंकि देखो, छोटे बच्चे के कॉन्सेप्ट हमेशा क्या, खिलौनों पर टिके रहेंगे। फिर थोड़ी सी एज ज़्यादा होगी, मित्र मंडली में उसके कॉन्सेप्ट बनने शुरू हो जाएंगे, परिवार के अंदर बनने शुरू हो जाएंगे। फिर थोड़ी और बड़ी होगी, किशोर अवस्था के अंदर, तो मतलब वो अपने जो अपोजिट सेक्स है, मतलब अपोजिट, ये बोले कि अपोजिट
लिंग के प्रति क्या करता है बच्चा, वो दिखाना स्टार्ट कर देता है, इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद 30 से अप होता है, फिर वो अपने प्रोफेशन के अंदर ज़्यादा जाना पसंद करता है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो एज के हिसाब से हमारे अंदर कॉन्सेप्ट का क्या है, निर्माण होता रहता है। अब देखो, अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया एक बड़े भिन्न भिन्नाते खिले भ्रम से उत्पन्न होती है। ये वो जो लाइन थी ना, जो बोल रहे थे कि समझ नहीं आई, वो यहाँ से उठाई गई है कि उम्र, अनुभव व बुद्धि। अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया एक बड़े भिन्न भिन्नाते खिले भ्रम से उत्पन्न होती है, जिसमें बच्चा पैदा होता है। बच्चा कुछ जैविक विरासत के साथ पैदा होता है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ जैविक विरासत होती है, मतलब जो बायोलॉजिकल्स गुण है ना वो बच्चों के अंदर होते हैं। और बाहरी दुनिया को अपनी इंद्रियों से अनुभव करता है। जब बच्चा शुरू में पैदा होता है तो कुछ टाइम वो सिर्फ अपनी जो 5 सेंसेस हैं उनका यूज़ करके अनुभव करता है। मतलब जो ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर है, जैसे रेड हो गया और ब्लू हो गया, उनके प्रति ज़्यादा क्या करता है बच्चा, मतलब प्रतिक्रिया दिखाना स्टार्ट कर देता है शुरू में। किसके किसके अकॉर्डिंग, अपनी सेंस के अकॉर्डिंग। ज्ञान के द्वारा कुछ बच्चों में अवधारणाएं पूरी और सही प्रकार से विकसित होती हैं, कुछ में आंशिक रूप से विकसित होती हैं, कुछ में गलत प्रकार से, क्योंकि संस्कृति कुछ अक्षमताओं के विकास को प्रभाव डालती है। ठीक है, इसके अंदर पूरा देखो ये बहुत बड़ा वो दिखा रखा है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और वो अपने समाज के अंदर क्या करता है, घुलता मिलता है, तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट बनते रहते हैं। जो बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है, मान के चलो कि 0 से लेकर 1 महीने के बच्चे के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होगा कि उसको बस क्या है कि जो एकदम रिफ्लेक्टिव चीज़ होगी ना, स्टिमुलस एकदम मिलेगा उसको, तो उसके प्रति प्रतिक्रिया करेगा। या फिर थोड़ी क्या है कि हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था कि 2 महीने का बच्चा है ना, जो उसकी केयर करता है उसके प्रति क्या दिखाना, स्नेह दिखाना स्टार्ट कर देता है कि भाई अब मुझे गोदी में उठाओ, उसके प्रति उसे स्माइल देना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है ना, तो क्या है कि परिवार के अंदर घुलना मिलना स्टार्ट कर देता है, परिवार के लोगों का व्यवहार समझने लगता है कि ये मेरा ज़्यादा ध्यान रखता है, ये कम रखता है, ये वाली चीज़ें। ठीक है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, आस पड़ोस में जाने लग जाता है बच्चा, पास पड़ोस में वातावरण बहुत वो कर देता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो स्कूल के अंदर चला जाता है, उसके अंदर उसकी अवधारणाएं विकसित होती हैं। और क्या है कि जो ये देखो, जीवन, मृत्यु, शरीर के कार्य, स्थान, भार, लिंग संबंधी भूमिकाएं, सामाजिक जागरूकता आदि, ये सभी अवधारणाएं निर्भर करती हैं कि अगर बच्चे को इन सभी चीज़ों से अच्छे अवसर मिल रहे हैं तो उसके अंदर जो खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छा होगा। अगर कहीं ना कहीं बच्चा इन चीज़ों से वंचित है, प्रेम से, स्नेह से, परिवार से, या फिर ये मानने की उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, उसको कोई अच्छे से समझ नहीं रहा है, तो उसके अंदर क्या है, नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ देखो कि एक उदाहरण है। उदाहरण के लिए, जिस बच्चे को बचपन में कई देशों में घूमने का अवसर मिला हो वह समझता है कि दुनिया भर में लोग रहते हैं जिनकी अपनी भाषा और संस्कृति है। जिस बच्चे को यह ज्ञान न मिला हो उसके लिए अवधारणा को समझना मुश्किल है। मान के चलो कोई छोटा सा बच्चा वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ चला गया, दूसरे देश में चला गया या दूसरे राज्य के अंदर चला गया। हरियाणा में तो वो हरियाणवी बोल रहा है या हिंदी बोल रहा है, लेकिन मान के चलो कि वो पंजाब में चला गया तो उसने पंजाबी सीख ली। तो उस बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं, उनका पहनावा अलग होता है। लेकिन एक बच्चा है जो सिर्फ अपने परिवार में और माता पिता या पास पड़ोस में रहा है, तो उसके लिए ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि कोई दूसरे व्यक्ति हैं, वो अलग भाषा, अलग पहनावा, अलग खान पीन भी होता है। तो यही क्या चीज़ है, इन्हीं चीज़ों से हमारे क्या है, कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है। इसीलिए सब बच्चों में समझ और अवधारणाओं का विकास नहीं होता है, उनकी विभिन्न अवधारणाओं की समझ का स्तर भी अलग अलग होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, यह अंतर कम हो जाता है क्योंकि उनमें समान अधिगम परिस्थितियाँ मिलने लगती है, क्योंकि स्कूल के अंदर बच्चों को समान अधिगम मिलता है। फिर उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, मतलब घुल से जाते हैं आपस में। आगे देखो, यहाँ से देखो कॉन्सेप्ट के बारे में है कि किस प्रकार हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है और किसी भी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं, वो वाली चीज़ें हैं। एक बार ये वाला टॉपिक देख ले, सेल्फ कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट वाला, फिर बाकी की चीज़ हम बुक से ही करेंगे। शारीरिक विकास के साथ साथ व्यक्तित्व का विकास भी होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका बचपन में बना आधार फैलने लगता है, अधिक लोगों से प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बढ़ता जाता है, माता पिता से और अन्य संबंध से पहली सामाजिक दुनिया होती है उसकी, और ये बच्चे के बारे में कैसा महसूस करते हैं, उससे किस प्रकार का बर्ताव करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है।
जो बच्चे बच्चे की स्वयं अवधारणा बनाते हैं। मतलब क्या है कि बच्चे की अवधारणा पर, जो स्वयं के प्रति अवधारणा है ना, उस पर उसका जो मेन प्रभाव है ना, वो उसका परिवार का, उसके आस पड़ोस का जो उसके प्रति व्यवहार होता है उससे बनता है कि दूसरे मेरे बारे में कैसा सोचते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो वो खुद के बारे में फिर सोचने लगता है ना, वही बनता है। और व्यक्तित्व पैटर्न का मूल है। जैसे बच्चा बढ़ता है और स्कूल व पास पड़ोस मित्र मंडलियों से मिलता है तो उसके व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने लगते हैं। इन लोगों की अभिवृत्ति, उनके बच्चों से बर्ताव करने का ढंग, बच्चे की स्वयं अवधारणा प्रभावित होती है। ठीक है, और इसी से बच्चे की जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसके प्रति उसकी नींव रखी जाती है। अगर बच्चे के प्रति उनका जो रिस्पॉन्स है वो प्रतिकूल होगा तो बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, वो अच्छा होगा। नहीं, बस इसी में यही बातें बता रखी है कि माता पिता अगर बच्चे से अच्छा व्यवहार करते हैं, माता पिता का नज़रिया अच्छा है तो उसकी अक्षमताओं की पूर्ति करते हैं, समय समय पर उनकी बच्चे का ख्याल रखते हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चे की जो सोच है वह अवधारणाओं पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अपोजिट दिखा रखा है कि अगर सख्त व्यवहार करते हैं, सजा देते हैं, तो मतलब अपोजिट पड़ेगा। ये चीज़ दे रखी है। ठीक है। देखो एक चीज़ थी यहाँ, कहाँ गई, एक मिनट रुको भाई। हाँ ये रही, यहाँ से देखो आप, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ अभी पहले देखो। अनुकूल या प्रतिकूल स्वयं अवधारणा का विकास बचपन की घटनाओं पर निर्भर करता है। मतलब हमारी खुद के प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव जो अवधारणा विकसित होती है ना, वो बचपन की घटनाओं पर निर्भर करती है। प्रतिकूल स्वयं अवधारणा का विकास तब होता है जब माता पिता उनसे अवास्तविक क्षमताएं रखते हैं। मीन्स बच्चे से बोल दें कि भाई अब की बार तो तेरे 90% नंबर आने चाहिए, लेकिन बच्चे का क्या है, दिमाग मतलब ये मान के चले कि उस बच्चे का इतना लेवल है नहीं, तो इसी चीज़ से बच्चे के अंदर क्या होगा, प्रतिकूल सेल्फ कॉन्सेप्ट आएगा। उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो वो सोचेगा कि हाय मेरे बारे में मेरे मम्मी पापा है वो क्या सोचेंगे। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों से बच्चे में क्या है, जो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, वो नेगेटिव कहीं ना कहीं बनने लगता है। ओके देखो, जब मित्र मंडली के अन्य सदस्य मेलजोल करने लगते हैं और वह अपने तक ही सीमित रहता है। मतलब क्या है कि जो मित्र मंडली के सदस्य हैं उससे मतलब मेल मिलाप या मतलब ज़्यादा उससे फ्रेंडली होने होते हैं, लेकिन वो अपने आप तक सीमित है, तो इस चीज़ के अंदर भी क्या, बच्चे के अंदर अनुकूल की भावना पैदा होती है। जब उसकी तरफ समाज का रवैया प्रतिकूल होता है, इन कारकों के कारण बच्चा अपने प्रति प्रतिकूल रवैया, मतलब जब उनका रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो वो उनके प्रति क्या है, प्रतिकूल रवैया दिखाता है। माता पिता सोचते हैं कि बच्चे समय के साथ प्रतिकूल स्वयं अवधारणाओं से छुटकारा पा ले, पर सच्चाई यह है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है प्रतिकूल स्वयं अवधारणा बढ़ती हैं और अधिक हद तक हो जाती हैं, जो भी कारण हो प्रतिकूल स्वयं अवधारणाएं बचपन में आसानी से बन जाती हैं। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ था क्या बना हुआ था कि खुशी निर्भर करती है परिवार बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करता है। किसी भी बच्चे की खुशी है ना, वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसका परिवार बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करता है। कहा जाता है कि खुशी के 3 ए हैं। खुशी के कितने, 3 ए हैं, 3 टाइप ऑफ हैप्पीनेस। मतलब हैप्पी रहने के 3 इन्होंने टाइप बताए हैं। फर्स्ट है एक्सेप्टेशन, यानी स्वीकार करना, जो भी चीज़ है, जो ऐसी भी स्थिति है, जैसी भी परिस्थिति है। और ये ये 3 ए है ना, मैं मानती हूँ कि आज की लाइफ में भी मतलब चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, बच्चे की लाइफ में नहीं, एक वयस्क की लाइफ में भी मतलब ये 3 ए की हैं खुश रहने के बहुत ही अच्छे पॉइंट बताए इन्होंने। ए हो गया एक्सेप्ट, यानी स्वीकार करना, और फिर सेकंड ए हो गया अफेक्शन, मतलब यानी स्नेह है, और थर्ड हो गया अचीवमेंट, यानी उपलब्धि। मतलब किसी भी चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मान लेते भी हाँ हो गया जो हो गया। फिर यानी अफेक्शन, मतलब स्नेह है, जो हमारे पास है या परिवार के सदस्य मान लो या हमारा कोई वर्क मान लो, उसके प्रति हमारे स्नेह है, प्यार रहना चाहिए। और फिर अचीवमेंट, फिर अपनी उपलब्धियां हैं उन्हें हमें याद रखना चाहिए कि हाँ हमने क्या कर लिया, क्या प्राप्त कर लिया, क्या क्या चीज़ अचीव कर ली, इससे हम क्या होंगे, हैप्पी रह सकेंगे। खुशी के लिए बच्चे की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए और यह बच्चे के अनुकूल स्वयं अवधारणा से प्रतिबिंबित होगा। ठीक है, प्रतिबिंबित होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था। अब देखो ये हमने कर लिए, अब हम करेंगे अपनी बुक से, वही प्रतीक शिवालिक सर की बुक से, क्योंकि इससे चैप्टर करेंगे तो लंबा हो जाएगा। अब देखो, अब आपको ये है ना, ये जो पूरी ये बड़ी बातें ये अच्छे से समझ आ जाएंगी। इसमें देखो जो अवधारणाओं का हमारे दिमाग में छवियों के रूप में माना जाता है। अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया एक बड़े गुलजार खिले हुए भ्रम से उभरती है जिसमें बच्चा पैदा होता है। यहाँ से देखो,
बच्चे कई प्रकार की अवधारणाएं सीखते हैं, जो जीवन, मृत्यु, शरीर, कार्य, स्थान, वजन, यौन संबंध, मतलब जो बच्चे हैं ना, बच्चे के दिमाग में जीवन के प्रति कि कैसे जन्म होता है, कैसे मृत्यु होती है, शरीर के कार्यों के प्रति कैसे कैसे कोई किसान कार्य करता है, कैसे कोई मजदूर काम करता है, वजन के बारे में कि कितना मेरा वजन सही है या नहीं है, सामाजिक जागरूकता, सौंदर्य, इन सभी के प्रति जो बच्चे की क्या है अवधारणाएं उम्र के हिसाब से बनती रहती हैं। सभी बच्चे सभी अवधारणाओं को नहीं समझते और विकसित करते, यह व्यक्तिगत अंतर है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस है। ये बात कहाँ से आई थी? वहाँ आई थी ये कि शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि सभी बच्चों के अंदर समान प्रकार से अवधारणा समझने की क्षमता नहीं होती। मतलब किसी बच्चे का किसी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट जल्दी बन जाता है और किसी का क्या है लेट बनेगा। ये रीजन क्यों है? क्योंकि सभी के जो हेरिडिटिकल गुण है वो अलग है, एनवायरमेंट अलग है, और भाई सबका मानसिक विकास भी अलग होता है। तो इसी वजह से जो हमारे कॉन्सेप्ट है ना, वो विकसित अलग अलग तरीके से होते हैं। किसी का किसी चीज़ के प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो सकता है, किसी का किसी चीज़ के प्रति नेगेटिव रिस्पॉन्स हो सकता है। तो ये चीज़ें हमारी क्या होती हैं? ये हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, जो हमारी यूनिट 3 थी व्यक्तित्व का विकास, उसके अंदर अच्छे से पढ़ा था। आगे देखो, दूसरे हमें कैसा महसूस करते हैं और हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आत्म अवधारणा को आकार देने में महत्वपूर्ण कारक है, जो व्यक्तित्व पैटर्न का मूल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि दूसरे हमारे बारे में कैसा महसूस करते हैं और हमारे साथ उनका व्यवहार कैसा है। ये वाली चीज़ें जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती हैं। माता पिता बच्चे की उपस्थिति, उसकी अक्षमता, उसकी उपलब्धि आदि के बारे में कैसा महसूस करते हैं, इस बात का भी प्रभाव बच्चे पर क्या पड़ता है। मतलब जो माता पिता है उसका रिस्पॉन्स बच्चे के प्रति कैसा है, बच्चे की अक्षमता के अनुसार। अगर मान लो कि बच्चे ने क्या किया, स्कूल क्लास के अंदर टॉप कर लिया, क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर आए, बच्चे उसको, माता पिता है उसको क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि भी हाँ अच्छा किया, बढ़िया किया। एक दूसरी तरफ वो पेरेंट्स है भी हाँ फर्स्ट आ गए, ठीक है, कोई नई बात थोड़ी है, आगे तो आगे भी ठीक है। मतलब ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो हम आगे देखेंगे कि किस किस प्रकार के जो पेरेंट्स हैं वो होते हैं। बचपन में बच्चों को जाति, धर्म, लिंग आदि जैसे कारकों के बारे में पता नहीं होता। मतलब जब बच्चा शुरू में पैदा होता है तो उसे जाति के बारे में, धर्म के बारे में और लिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो जाति, धर्म, लिंग के बारे में क्या करता है, अपने दोस्तों से पता करता है। कहीं ना कहीं उसको जाति के बारे में बात सुनने को मिलती है, कहीं कहीं धर्म की सुन जाती है। तो उससे क्या, उसके अपने आप जो कॉन्सेप्ट है इन चीज़ों के प्रति क्या होते हैं, बनते जाते हैं। मृत्यु, अलगाव, तलाक, सामाजिक गतिशील जैसी विभिन्न कारकों के कारण पर्यावरण असुरक्षा बच्चे की आत्म अवधारणा को काफी हद तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। क्या बोला इस लाइन में कि देखो, जब बच्चे को मृत्यु का पता चलता है कि हाँ मृत्यु एक ऐसी चीज है जहां से इंसान पता नहीं कहाँ चला जाता है और वापस नहीं आता, अलगाव हो गया, तलाक हो गया, सामाजिक गतिविधि हो गई, मतलब ये जब इन चीज़ों का बच्चे को शुरू में पता चलता है ना, तो उसको जो अपने आप को बच्चा है ना पर्यावरण के अंदर जो असुरक्षित महसूस करता है और उसके जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं कि हाँ यार ऐसा होगा, ऐसा भी होता है। तो ये वाली चीज़ें बच्चे के अंदर आती हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट बच्चे पे बनता जाता है। अब देखो जब बच्चे पैदा होते हैं तो वह न तो नैतिक होते हैं और न ही अनैतिक होते हैं भाई। अब देखो खुशी के 3 है, ये वाले नोट्स मैंने जो ये एक्स्ट्रा चीज ऐड करी है वो NIOS से ही ऐड करी है, जो मतलब इंपॉर्टेंट लगती हैं कि हाँ इनका हमें पता होना चाहिए। वो हर एक चैप्टर के अंदर मैंने ऐसे ही ऐड कर रखी है, बस वो तो इसीलिए पढ़ा दिया NIOS से हमने, ताकि जो हमारा डिटेल कॉन्सेप्ट है वो पता चल जाए हमें उसका। अब देखो स्वयं अवधारणा को प्रभावित करने वाले कारक, जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, खुद के प्रति जो हमारे विचार हैं वो कैसे बनते हैं। देखो शारीरिक फिजिकल कंडीशन का मतलब है कि एक बच्चा अगर शरीर से स्वस्थ है ना तो उसका खुद के प्रति जो रवैया है, खुद के प्रति जो विचार है वो अच्छे होंगे। कैसे अच्छे होंगे कि बोलते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। अगर बच्चा शरीर से स्वस्थ है तो वो अच्छे से सीख सकेगा, उसका मानसिक विकास अच्छा होगा। अब मान के चलो कि कोई बच्चा क्या है कि डिसेबल बच्चा है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये हीन भावना हमेशा रहती है कि मुझ में ये कमी है, अगर मैं नॉर्मल बच्चों की तरह होता तो मैं ये चीज़ कर लेता, ठीक है। और है फिर शारीरिक निर्माण वही चीज़ आ गई कि डिसेबल अगर थोड़ी बहुत कमी है तो हीन भावना बनी रहती है। ये चीज़ भी बच्चे के खुद के प्रति जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रभावित करते। फिर नाम या उपनाम, पता शुरू में क्या होता है कि हम बच्चे का निक नेम रख देते हैं,
वो शुरू में तो बच्चे को क्या है, सही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब उसी नाम से उसको चिढ़ाते हैं ना बच्चे, तो फिर वो भी उस चीज़ के प्रति क्या, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो डगमगाने लगता है। ये वाली चीज़ें भाई बिल्कुल मतलब टिकटॉक क्वेश्चन उठे हुए हैं यहाँ से, इसलिए मतलब ये नाम उपनाम इनको हल्के में मत लेना, अच्छे से इनको क्या करना, ध्यान रखना। आगे देखो, स्कूल का माहौल कैसा है, टीचर का कैसा व्यवहार है, बच्चों का कैसा व्यवहार है, ये वाली चीज़ें बच्चे के सेल्फ कॉन्सेप्ट पर प्रभाव डालती हैं। सामाजिक स्वीकृति, सफलता असफलता, लिंग और बुद्धि सभी क्या है, बच्चे के खुद सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने में सहायता करती हैं। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध और आस पड़ोस सभी चीज़ें क्या है, बच्चे को प्रभावित करती हैं। आगे देखो, बच्चों में मूल्य का विकास, जो हमारे वैल्यू हैं, नैतिक वैल्यू बोलते हैं, उन मूल्यों का विकास कैसे होता है। एक जर्मनी दार्शनिक थे फ्रेडरिक नीत्शे, क्या नाम है, फ्रेडरिक नीत्शे। इन्होंने 1880 में सबसे पहले वैल्यू शब्द मतलब मूल्य शब्द का इस्तेमाल किया था। मूल्य क्या होते हैं, वैल्यू क्या होती हैं, नैतिक मान्यताएं व अभिवृत्तियां जो व्यक्तिगत व व्यक्तिपरक है। मतलब नैतिक मान्यताएं, जो नैतिक मान्यता हो गई हमारी वैल्यू हो गई, और अभिवृत्तियां मतलब जो हमारा एप्टीट्यूड होता है किसी भी चीज के प्रति, वो व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक होता है। मतलब हर एक व्यक्ति के जो नैतिक मूल्य हैं, नैतिक मान्यताएं हैं, वो अलग अलग होती हैं। मूल्य क्या करें और क्या न करें, या सही या गलत के बारे में बताते हैं। वैल्यू हमें क्या बताती है कि क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये सभी चीजें क्या बताते हैं, मूल्य बताते हैं। बच्चे गलत को तब समझते हैं जब वे बार बार गलत करने पर दंड पाते हैं। क्योंकि शुरू में बच्चा ना तो नैतिक होता और ना तो नैतिक और ना अनैतिक होता है। बच्चे को सही और गलत की समझ बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो बात है इसमें। बच्चे सामाजिक अपेक्षाओं को इस उम्मीद से मानते हैं कि अच्छा काम करने पर उन्हें इनाम दिया जाएगा, इसलिए इनाम व दंड दो कारण हैं जिनके प्रभाव से नैतिक मूल्य समझने लगता है बच्चा इनाम और दंड से क्या है, उसके अंदर जो नैतिक मूल्य है उसका विकास होता है। अब मूल्य कई तरीके के होते हैं भाई, जैसे निजी मूल्य हो गए, पर्सनल मूल्य हो गए हमारे, किसी को किसी चीज में विश्वास है, किसी को किसी चीज में, किसी को कोई काम करना पसंद है, किसी को कोई काम, मतलब एक व्यक्ति के अनुसार वो काम ठीक हो सकता है और एक के अनुसार गलत हो सकता है। तो ये हमारे क्या हो गए, पर्सनल वैल्यू हो गए। सामाजिक मूल्य, समाज के अंदर हमें बड़ों से नमस्ते राम राम पैर छूने चाहिए, ये वाले हमारे सामाजिक मूल्य हो गए। मोरल वैल्यू हो गई। आध्यात्मिक मूल्य, भगवान के प्रति किसी कोई तो मतलब नास्तिक है, कोई अनास्तिक है। सांस्कृतिक मूल्य हो गई, कोई मतलब साड़ी पहनना पसंद करता है, कोई सूट सलवार, मतलब ये वाली चीज़ें क्या हो गई, हमारी संस्कृति में जैसा हमें माहौल मिलेगा ना उसी के अनुसार हमारे जो कल्चरल वैल्यू है वे डेवलप होती जाएंगी। और सार्वभौमिक मूल्य हो गए हमारे। बच्चे में नैतिक विकास का निम्न स्तर होता है। जब बच्चा शुरू में होता है ना, निम्न स्तर ये है ना, बच्चे बचपन नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था शैशव अवस्था। मतलब शैशव अवस्था के अंदर बच्चे का जो नैतिक विकास है वो निम्न स्तर का होता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर नैतिक विकास है वो समझने लगता है, उसका विकास होने लगता है नैतिक विकास का। आगे देखो, इनाम और सजा दो ऐसे कारक हैं जहां से बच्चा नैतिक मूल्यों को समझना स्टार्ट कर देता है। 5 और 12 क्या है कि 5 और 12 वर्ष की आयु के अंदर, 5 से 12 वर्ष की आयु के बीच में माता पिता से सीखी गई सही और गलत की कठोर धारणा संशोधित हो जाती है, और बच्चे नैतिक उल्लंघन के आसपास की विशिष्ट परिस्थितियों को देखना शुरू कर देते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है कि 5 से 12 साल के बच्चों को सही और गलत का पता चल जाता है। अगर वो कोई चीज़ बच्चे को सही लग रही है लेकिन माता पिता बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तो बच्चा उस चीज़ का उल्लंघन करना स्टार्ट कर देता है कि नहीं मैं तो ये करूँगा, मुझे तो ये चीज़ सही लग रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, इस एज के अंदर बच्चा नैतिक उल्लंघन करने की विशिष्ट शक्तियाँ, उसके अंदर विशिष्ट परिस्थितियों को देखना शुरू कर देता है। अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ से हर एग्जाम में हर शिफ्ट में भाई एक क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जिसने पीवाईक्यू देखे होंगे उसको तो पता होगा इस चीज़ का। यह है कि मूल्यों के विकास में अनुशासन की भूमिका क्या है। जो हमारे मूल्य विकसित होते हैं उसके अंदर जो डिसिप्लिन है वो किस प्रकार भूमिका निभाता है। अनुशासन बच्चे को उनकी उम्र की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करना सिखाता है। जो डिसिप्लिन है वो बच्चों को उम्र की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करना सिखाता है। गलत व्यवहार के लिए सजा
अनुमोदन मतलब सजा, गलत व्यवहार के लिए तो सजा देना मतलब पनिशमेंट देना, और जो हम अनुमोदन अच्छा व्यवहार करते हैं उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। अब देखो भाई 1 मिनट, ये देखो इसमें दे रखा है 3 प्रकार का अनुशासन, 3 प्रकार के अनुशासन बता रखे इसमें। लेकिन जो एक वैज्ञानिक थे डायना ब्रूमेल्ड, इन्होंने 4 पेरेंटिंग स्टाइल बताए हैं। कितने? 4 पेरेंटिंग स्टाइल बताए हैं। किसने? डायना ब्रूमेल्ड ने पेरेंटिंग स्टाइल बताए हैं 4 प्रकार के। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर बार। फर्स्ट है ऑथोरिटेरियन डिसिप्लिन, और फिर है परमिसिव डिसिप्लिन और डेमोक्रिएटिव डिसिप्लिन। ठीक है, तो अब इनको तीनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। जो अथॉरिटेरियन डिसिप्लिन है ना, अथॉरिटेरियन का मतलब है सत्तावादी अनुशासन। अथॉरिटेरियन मतलब जिसमें सख्त व्यवहार होता है। इसके अंदर छड़ी को बर्खास्त का अर्थ है बच्चे को बिगाड़ना। इनका कहना है कि अगर बच्चे से छड़ी हटा ली, मतलब बच्चे को दंड देना बंद कर दिया, तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। ये नियम क्यों बनाए गए हैं यह समझने की कोई कोशिश नहीं की जाती। मतलब इसके अंदर पता क्या बात है, अपनी लैंग्वेज में समझो इसको। मतलब इसके अंदर जो माता पिता हैं वो बच्चे पर इतना डिसिप्लिन रखते हैं कि उस बच्चे को जो बोल दिया ना, मतलब उसके पेरेंट्स ने जो बोल दिया वही करना है। बच्चा इसके अंदर ये भी नहीं पूछता कि ये क्यों है, मतलब जो नियम उन्होंने बनाए हैं ये क्यों है, यह समझने की कोई कोशिश नहीं की जाती। मतलब जो काम बच्चा करता है उसे बोल दिया जाता है कि भाई तुझे ये करना है, तो बच्चा सीधा उस चीज़ को कर देता है। मतलब ये भी पूछने की हिम्मत नहीं होती कि ये क्यों करना है, ये सही है या गलत है, कुछ नहीं होता। इसके अंदर जो बच्चे के और पेरेंट्स है उनके अंदर कन्वर्सेशन है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन लाइक हिटलर टाइप होते हैं, मतलब जो बोल दिया वो करना है तो करना है, और उन्हें दंड दिया जाता है। और इसके अंदर है ना हाई डिमांड होती है पेरेंट्स की, और इसके अंदर लो रिस्पॉन्स होता है। मतलब क्या है कि पेरेंट्स सोचता है कि मेरा बच्चा ये करे वो करे ये करे। मतलब बोलते हैं कि शर्मा जी के बच्चे के अगर 90% नंबर आए हैं, 90% आए, तो भाई तेरे भी ही आने चाहिए। लेकिन अगर पेरेंट्स का व्यवहार ऐसा है जो बच्चे की ना तो कोई बातें सुनते, ना उनसे कोई अच्छे से पूछते कि तू क्या कमी है, क्या पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, कैसा माहौल है, तो इस चीज़ के प्रति है ना बच्चे लो रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब ऑथोरिटेरियन जो डिसिप्लिन है इसके अंदर हाई डिमांड होती है पेरेंट्स की, लेकिन जो बच्चे का रिस्पॉन्स है वो लो होता है। मतलब वो उनकी ऐसी कंडीशन में बच्चा उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर देता है, और इसके अंदर जो पेरेंट्स है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल अपनाते हैं। ठीक है, अब ये पढ़ लिया हमने ऑथोरिटेरियन डिसिप्लिन। अगर बच्चे को इस प्रकार का व्यवहार मिलता है, माता पिता ऐसा व्यवहार करते हैं बच्चे के साथ, तो इसका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये चीज़ देखो। अब ऑथोरिटेरियन कहाँ गया, ये रहा। माता पिता व बच्चों में बातचीत कम होती है, जो बोल दिया वही करना है, आज्ञाकारिता पर जोर दिया जाता है। मतलब जो बोल दिया वो करना, आज्ञा माननी है, सजा ज़्यादा दी जाती है। तो इसका बच्चे पर क्या प्रभाव, ये भाई चीज़ ना तो ये चीज़ NIOS में दी गई, ठीक है, और ना ये चीज़ हमने प्रतीक सिवाल की बुक तो बिल्कुल NIOS जैसी है। तो ये चीज़ मैंने कहाँ से भाई सर्च करके लिखी है, क्योंकि इनसे है ना PYQ में क्वेश्चन बना था, तो इसलिए मैंने ये सर्च करके साथ में ऐड करके तो सोचा आपको भी बताएंगे। बच्चे आज्ञाकारिता हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर बच्चे को ऐसा व्यवहार मिलता है कि उसके पेरेंट्स उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो इससे बच्चे आज्ञाकारी हो भी सकते हैं और नहीं भी। उसमें आत्मसम्मान की कमी हो जाती है और सामाजिक कौशल के में संघर्ष बढ़ने लग जाता है। मतलब बड़े होने पर वे बच्चे हैं ना निष्क्रिय या विरोधी हो जाते हैं। मतलब या तो इनएक्टिव हो जाते हैं, किसी चीज़ के प्रति रिस्पॉन्स नहीं देना पसंद करते, कोई कुछ करो कोई मतलब नहीं, और या तो फिर वो विद्रोही हो जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये अथॉरिटेरियन डिसिप्लिन समझ में आ गया होगा। आगे देखो परमिसिव डिसिप्लिन। जो परमिसिव डिसिप्लिन होता है ना वो अथॉरिटेरियन का क्या होता है, अपोजिट होता है। इसके अंदर सत्तावादी के विपरीत होता है, और बच्चे अपने कृतज्ञों के परिणाम से सीखने का सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीके से कैसे व्यवहार किया जाए, कोई सजा व कोई इनाम नहीं। मतलब इसके अंदर तो बच्चों को दंड दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर ना तो सजा दी जाती और ना दंड दी जाती। इसके अंदर जो माता पिता है वो बच्चों से बिल्कुल फ्रेंडली दोस्तों की तरह व्यवहार करते हैं। इसके अंदर जो पेरेंट्स की है ना लो डिमांड होती है, मतलब पेरेंट्स कुछ ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट करते अपने बच्चों से, लेकिन उनका बच्चे का रिस्पॉन्स है वो हाई होता है। अब आप यही देखो
कि अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ सभी बातें क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ना हमसे कोई चीज़ के लिए मना करते हैं, और हमेशा क्या है कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं बच्चा सोचता है कि देखो मेरे लिए कितना कर रहे हैं, मैं इनको अच्छा रिजल्ट दिखाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, तो मतलब ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। परमिसिव डिसिप्लिन देखो इसके अंदर क्या होता है, परमिसिव डिसिप्लिन के अंदर अगर बच्चे को ऐसा परमिसिव मतलब ऐसा व्यवहार मिलेगा, तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। व्यवहार संबंधी समस्याएं कैसे हो सकती हैं, आत्मसम्मान की कमी हो जाती है, क्योंकि उन्हें अपने व्यवहार को प्रतिबंधित करने के बारे में मार्गदर्शन नहीं किया जाता। इसकी ये बोल ले कि इसकी आलोचना ही लगा लो कि बच्चे के अंदर एक प्रकार की समस्या आ जाती है कि आत्मसम्मान की कमी हो जाती है बच्चे में। मतलब उस वो इसके अंदर क्या होता है, परमिसिव के अंदर बच्चे पर कोई रोक टोक नहीं होती, जो चाहे वो कर सकता है। तो इसके अंदर बच्चे का जो व्यवहार है ना, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं बच्चे को मतलब ये नहीं पता चलता कि क्या सही है और क्या गलत है, जो करना चाहिए वो कर देता है इसके अंदर, ठीक है। और ना ही पेरेंट्स इतना दबाव देते हैं, वो बोलते हैं चलो कोई नहीं, हो गया तो ठीक है, आगे ध्यान रखेगा। इन चीज़ों से उसके आत्मसम्मान पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। आगे देखो डेमोक्रिएटिव डिसिप्लिन। डेमोक्रेटिव डिसिप्लिन के अंदर क्या है भाई, इसके अंदर बच्चा पेरेंट्स से ये पूछ सकता है कि जो आपने नियम मुझ पे थोपे हैं, या जो बात आपने मुझसे बोली है कि ये काम करना है, वो मुझे क्यों करना है, मतलब क्यों बनाए जाते हैं। यह जानने और अपनी राय व्यक्त करने का अवसर पाने के लिए बच्चे के अधिकार होते हैं। दंड के संबंध में पाप से और पुरस्कार से और सामाजिक मान्यता के रूप में दिए जाते हैं। मतलब ये है कि इसके अंदर बच्चा है ना, पेरेंट्स जो बोलते हैं उसके अपोजिट भी बोल देता है, और उसके अंदर अगर वो अच्छे काम करता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है, और बुरे काम करता है तो उसको दंड भी दिया जाता है। मतलब ये मतलब बैलेंस ही चीज़ होती है, अगर सही करेगा तो सही, गलत करेगा तो गलत भी, ठीक है। अब देखो ये तीन हो गए हमारे। अब दो चीज़ें हैं, एक तो होता है अथॉरिटेरियन और एक होता है अथॉरिटेटिव। हमने अथॉरिटेरियन पढ़ा, जो बिल्कुल सत्तावादी होते हैं, लाइक हिटलर होते हैं, जो बोल दिया वही करना है, मतलब बच्चों पर बिल्कुल थोपते हैं सब कुछ। लेकिन एक होते हैं अथॉरिटेटिव, ये तो है अथॉरिटेरियन और ये है अथॉरिटेटिव, ध्यान रखना। इसके अंदर हाई डिमांड और हाई रिस्पॉन्स होते हैं। माता पिता हाई डिमांड दिखाते करते हैं बच्चे से, और बच्चे उसका हाई रिस्पॉन्स करते हैं। और इसके अंदर जो हाई एक्सेप्टेशंस होती हैं पेरेंट्स के, विद हाई स्पोर्ट्स और वारंथ एंड ओपन कम्युनिकेशंस, पेरेंट्स सेट क्लियर रूल बट ऑलवेज अलो फॉर इंडिपेंडेंस एंड लिसन टू देयर चिल्ड्रन इनपुट। क्या बोला इसके अंदर कि जो अथॉरिटेटिव डिसिप्लिन होता है, इसके अंदर बच्चों से हाई डिमांड करते हैं पेरेंट्स, और जो बच्चा भी है ना बिल्कुल उनको पूरा करता है अच्छे से। इसके अंदर जो उनकी एक्सेप्टेशंस है वो बिल्कुल क्या होती हैं, हाई होती हैं। और इसमें ये नहीं है कि इसमें तो बच्चे पर थोप दी जाती है, लेकिन इसमें थोप भी नहीं जाती, इसमें पहले से बच्चे से पूछा जाता है कि भी हाँ, जैसे ये मान के चलो कि बच्चे से बोल दिया कि 11th-12th क्लास में भी तुझे नॉन मेडिकल लेनी है, ठीक है, तो बच्चा फिर बोलते हैं कि अगर भाई तू कर सकता है ना, इसको अच्छे से अच्छे नंबर ले सकता है, तो इस चीज़ को करियो, वरना रहने देना। तो फिर बच्चा क्या सोचता है कि हाँ इन्होंने बोला है, तो फिर बच्चा इस चीज़ के अंदर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है हमेशा। तो इसीलिए बोला है कि चिल्ड्रन से पहले उनसे इंडिपेंडेंटली पूछा जाता है, और फिर बच्चा क्या अपने इनपुट इसके अंदर डालता है उस चीज़ को अच्छा करने के लिए। और इसका प्रभाव क्या होता है अथॉरिटेरियन का, आत्मविश्वासी बन जाते हैं और सामाजिक रूप से सक्षम और सफल बनते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सा हो गया, अथॉरिटेटिव हो गया। तो देखो भैया हमने चार चीज़ पढ़ी हैं इसके अंदर, चार वो पढ़े हैं, ये वाली अलग चीज़ है, और ये चार हैं अथॉरिटेटिव डिसिप्लिन, परमिसिव डिसिप्लिन और डेमोक्रेटिव डिसिप्लिन। अब एक और डिसिप्लिन रह गया, वो हमने नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, एक मिनट रुको, हाँ ये रहा, अनइन्वॉल्व या निग्लेक्टेड, अनइन्वॉल्व या निग्लेक्टेड डिसिप्लिन, ठीक है। ये डीएसएस इसमें क्या बोल रहे हैं कि एनआईएस के अंदर भी नहीं दिया भाई, लेकिन इससे क्या है अन क्वेश्चन बने हैं एक दो एग्जाम के अंदर, तो इसलिए इसको भी क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। अनइन्वॉल्व का मतलब है कि इसके अंदर पेरेंट्स बच्चों की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देते, मतलब ये मान के चलो कि आपस में उनकी अच्छे से बोलचाल भी नहीं होती, ना तो कोई माता पिता की बच्चों से कोई डिमांड होती है, और ना ही बच्चे उसके प्रति कोई रिस्पॉन्स करते हैं। बच्चों से अलग थलग रहते हैं भावनात्मक रूप से, मतलब उनका ये बोले कि ना तो बच्चों का पेरेंट्स के प्रति कोई अटैचमेंट है, और ना ही
उनके पेरेंट्स की बच्चे से और ना ही बच्चे की उनके पेरेंट्स से कुछ अटैचमेंट नहीं होती। बहुत कम स्नेह होता है। मार्गदर्शन में बच्चों मतलब इसमें है ना, बच्चों को अपने हाल में छोड़ दिया जाता है। कोई कुछ नहीं पूछता, वो अपने रूम में, वो अपने रूम में, भाई कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, ना पूछते क्या है, दुख सुख कुछ मतलब नहीं। और बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे अक्सर आत्मसम्मान के साथ संघर्ष करते रहते हैं कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। तो फिर भी क्या होता है, इसमें बच्चे के अंदर डिप्रेशन हो जाता है और वो पुअरली परफॉर्म करता है अपनी पूरी स्कूल के अंदर और लाइफ के अंदर। मतलब बिल्कुल ये बोलते हैं कि पिछड़ सा जाता है कहीं ना कहीं बच्चा। तो हमने ये 4 पेरेंटिंग स्टाइल पढ़े भाई, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव और परमिसिव, डेमोक्रेटिव और इन्वॉल्व या निग्लेक्टेड। ठीक है, अब देखो बच्चे में अभिवृत्ति का विकास कैसे होता है, मतलब एप्टीट्यूड का विकास कैसे होता है, किसी चीज़ के प्रति हमारा एप्टीट्यूड कैसा है। हमारी दृष्टि ज्ञान पर 3 घटक हैं भाई एप्टीट्यूड के। पहले आप एक बार एप्टीट्यूड देखो डिटेल में क्या होता है। एप्टीट्यूड होता है किसी भी चीज़ के प्रति जो हमारा कॉन्सेप्ट बनता है वो हमारा एप्टीट्यूड होता है। और ये एप्टीट्यूड जन्म से नहीं होता, ये एप्टीट्यूड समय समय पर चेंज भी होते रहते हैं। एक बार डिटेल में देखो एप्टीट्यूड को आप, 1 मिनट रुको, जस्ट ए सेकंड, बस एप्टीट्यूड देखना है। मैं ये वाली चीज़ें हमने कर ली, सत्तावादी, अनुशासनवादी, ये वाली हिंदी में दे रखी है, हमने कर ली है। ठीक है, ये रही अभिवृत्ति का विकास। अभिवृत्ति हम सबके जीवन में महत्वपूर्ण अंतर लाती है। हमारी सफलता और असफलता हमारे कार्य व क्षमताओं के प्रति हमारी अभिवृत्ति पर निर्भर करती है। मतलब हम अपनी लाइफ में सफल हुए हैं या असफल हुए हैं, इससे हमारी जो एप्टीट्यूड है वो प्रभावित होता है। अभिवृत्ति व्यक्ति की कुछ चुने हुए लोगों, समूह या संस्थाओं के समायोजन पर प्रभावित करती है। मतलब क्या है कि हमारी जो किसी चीज़ के प्रति एटीट्यूड बनता है, अभिवृत्ति बनती है, वो हमारी लाइफ के अंदर हम कुछ ही लोगों के विचार हैं वो फॉलो करते हैं, कुछ समूहों के विचार अपनाते हैं और संस्थाओं को समायोजित करते हैं। पर्यावरण के किसी पहलू की ओर अभिवृत्ति विकसित करते हुए व्यक्ति प्रतिक्रिया करने में तत्परता दिखाता है। इस प्रकार अभिवृत्ति विशेष परिस्थितियों में एक विशेष तरीके से प्रतिक्रिया करने की तत्परता की अवस्था है। हाँ, यहाँ से देखो एक लाइन से सब क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार अभिवृत्ति विशेष परिस्थितियों में विशेष तरीके से प्रतिक्रिया करने की तैयारी या तत्परता की अवस्था है। मतलब क्या है, अभिवृत्ति का मतलब है कि किसी भी चीज़ के प्रति हमारा एटीट्यूड पहले से ही सेट है और हमेशा वो ऐसा ही रहेगा। हमेशा नहीं, मतलब एट प्रेजेंट ऐसा है, और अगर आगे कोई अच्छी चीज़ मिलती है, प्रतिकूल उस चीज़ के प्रति रिस्पॉन्स मिलता है तो हमारा चेंज हो सकता है। लाइक मान के चलो कि कुछ लोग मानते हैं कि ये बोलते हैं कि मांस मीट नहीं खाना चाहिए। उनके दिमाग में ये क्या बन गया, एटीट्यूड बन गया कि भाई नहीं नहीं, मतलब अगर उनसे आप ये बात कभी भी पूछ लेना, दिमाग में मतलब उनका नहीं यही आंसर मिलेगा, नहीं मुझे नहीं पसंद। मतलब ऐसे कुछ भी चीज़, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो आप, किसी व्यक्ति के प्रति मान के चलो, किसी ये एक्टर्स देख लो कि एक्टर के प्रति भी हमारे क्या हो जाते हैं, अब एप्टीट्यूड बन जाते हैं कि वो अच्छा है, वो बुरा है, जैसा वो रोल करता है उसे हम वैसा ही समझने लगते हैं। तो ये हमारे क्या है, किसी चीज़ के प्रति एप्टीट्यूड बन जाते हैं हमारे। अब देखो ये फ्रीमैन है, इन्होंने क्या परिभाषा बताई है एटीट्यूड की, कि विशेष परिस्थितियों, व्यक्ति, वस्तुओं या विचारों से सुसंगत तरीके से प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति है, तत्परता जो सीखी गई है और व्यक्ति के सामान्य व्यवहार का हिस्सा बन गई है। अभिवृत्तियों का अवलोकन नहीं किया जा सकता, उन्हें प्रकट व्यवहार द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब इसका अवलोकन करके हम ये पता नहीं लगा सकते कि किस व्यक्ति का किस चीज़ के प्रति कैसा एप्टीट्यूड है। इस चीज़ का पता हम उसके व्यवहार से ही लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये घटक देखो, ये हम वहीं से करेंगे भाई। कहाँ गया, हाँ ये रहे। बच्चे में अभिवृत्ति को विकसित करने के 3 घटक होते हैं। फर्स्ट तो हमारी नॉलेज, कि हमारा दृष्टिकोण ज्ञान पर निर्भर करता है जो तार्किक और तर्कसंगत है। मतलब हम अपनी नॉलेज के हिसाब से किसी चीज़ के प्रति तर्क लगाकर उस चीज़ का क्या करते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। फिर है हमारी भावना, फीलिंग्स, किसी चीज़ के प्रति हमारी कैसी फीलिंग है वो देखते हैं। फिर है हमारा बिहेवियर, मतलब 3 चीज़ें हैं, याद रखना ये, नॉलेज, फीलिंग और बिहेवियर। क्या क्या चीज़ें होंगी, नॉलेज, फीलिंग और बिहेवियर, जो कि क्या है, अभिवृत्ति का क्या करते हैं,
विकास करती हैं, नॉलेज, फीलिंग और बिहेवियर। आगे देखो, बच्चे में अच्छे व्यवहार का विकास करने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। शिक्षक के पास अपने छात्रों के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ने का अवसर होता है। मतलब कोई टीचर है, टीचर के पास एक अच्छा मौका होता है कि वो अपनी छवि ऐसे बनाए ताकि कुछ बच्चे उसको फॉलो करें और अपनी लाइफ को क्या कर सके, अपनी लाइफ के अंदर उस टीचर के गुण क्या कर सके, अपना सके। सॉरी भाई। स्कूल की यादें छात्र के दिमाग में जीवन भर रहने की क्षमता रखती हैं और वर्तमान और भविष्य के निर्णय के साथ एक परिणामी भूमिका निभाती हैं। शिक्षक के 5 प्रभावी दृष्टिकोण बताए गए हैं। पहला दृष्टिकोण क्या है कि शिक्षक है ना, देखभाल करने वाला होना चाहिए और उसमें दयालुता का भाव होना चाहिए। दूसरा दृष्टिकोण क्या है कि शिक्षक जिम्मेदारी साझा करने वाला होना चाहिए। शिक्षक कठोर नहीं होना चाहिए, समान स्वतंत्रता अवसर प्रदान करने चाहिए। मतलब जो टीचर है उसको किसी भी क्लास के अंदर हमेशा दयालु और देखभाल करनी, मतलब बच्चों की देखभाल रखनी चाहिए। अगर कोई बच्चा गलत, जैसे ये मान के चलो कि बेंच के ऊपर खड़ा है, तो टीचर को ये बोलना चाहिए कि भाई नहीं, नीचे उतर ले, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। तो ये चीज़ किस चीज़ के अंदर आ गई, देखभाल के अंदर आ गई, केयर के अंदर आ गई। फिर दूसरा है कि बच्चे की जिम्मेदारी साझा करनी चाहिए। शिक्षक को कठोर नहीं, मतलब फ्रेंडली रहना चाहिए टीचर को बच्चे के साथ। थर्ड है संवेदनशीलता को स्वीकार करना और विविधता को स्वीकार करना। मतलब अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं, उनकी कास्ट, उनका जो क्या बोलते हैं, उनके धार्मिक विचार, वो सब अलग अलग होते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई बौद्ध है। तो उनका सबका क्या है, टीचर को क्या करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। आगे देखो, चौथा दृष्टिकोण है व्यक्तिगत निर्देशन को बढ़ावा देना। मतलब बच्चे को जो व्यक्तिगत निर्देशन है उनको बढ़ावा देना चाहिए। फिफ्थ हो गया रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। मतलब क्लास के अंदर ऐसी कंडीशन पैदा करनी चाहिए जिससे बच्चे क्या होंगे, रचनात्मक होंगे। तो पांचों के पांचों ध्यान रखना, देखभाल और दयालुता, जिम्मेदारी साझा करना, संवेदनशीलता को स्वीकार करना, व्यक्तिगत निर्देशन को बढ़ावा देना और रचनात्मकता को स्वीकार करना। आगे देखो, बच्चे में धारणा और उसके विकास का महत्व। बच्चे में किसी भी कॉन्सेप्ट विकसित हो जाता है, फिर उसके विकास होता है, तो उसका क्या महत्व है। धारणा इंद्रियों के उपयोग से पर्यावरण को जानने की प्रक्रिया को दर्शाती है। मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट है, वो हमारी जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग हम अपने पर्यावरण को जानते हैं। उद्दीपन पर्यावरण में हमारे आसपास की वस्तुओं से आते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो उद्दीपन है ना, पर्यावरण में हमारी आसपास की वस्तुओं से आते हैं, लेकिन उद्दीपन वस्तु नहीं होती। मतलब कुछ भी चीज हो सकती है, वो वस्तु नहीं होती। लाइक किसी का व्यवहार हो गया, या किसी का बोलने का तरीका हो गया, समाज के मूल्य हो गए, वे सभी क्या है, उद्दीपन है। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो कोई चीज वस्तु ही हो। आगे है कि बच्चे में बोध का विकास कैसे होता है, परसेप्शन से। इसके अंदर ये बोल रखा है कि जो 3 साल का बच्चा है ना, भैंगापन से संबंधित धारणा है वो बच्चे में 3 साल तक हो जाती है। मतलब ये बोलते कि आंखें फिरना, अगर बच्चे के अंदर ये कमी है तो वो 3 साल के अंदर मतलब अच्छे से दिखाई दे जाएगी या हो जाएगी। यदि कोई बच्चा 3 वर्ष से अधिक हो गया तो फिर उस बच्चे के अंदर ये कमी कभी नहीं होती है। एक विकासशील बच्चे में धारणा का महत्व क्या है। एक विकासशील बच्चा है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट है, उसका महत्व क्या है। मतलब अच्छे कॉन्सेप्ट है तो उसका महत्व क्या होगा। मतलब अगर उसके अंदर अच्छे से कॉन्सेप्ट बने हुए हैं तो वह अपने समाज में अच्छा समाजीकरण कर सकेगा, अच्छे से ज्ञान हासिल करेगा, भाषा का अधिग्रहण कर लेगा, भावनात्मक प्रतिक्रिया अच्छी होंगी उसकी अपने समाज के प्रति, ठीक है। और वो मतलब उसके जो इमोशंस हैं वो वाले क्या होंगे, सही काम करेंगे। मतलब उसके अंदर किसी के प्रति दया दिखानी है तो भी बच्चे के अंदर होगी, किसी के प्रति क्रोध करना है, वो वाली चीज़ें क्या है, अगर उसका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो वो सारी चीज़ें क्या है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट है, इमोशनल रिस्पॉन्स है, वो अच्छा होगा। उसकी मेमोरी सही होगी, उसका सेल्फ परसेप्शंस बढ़िया होगा, हाथ व कान में समन्वय अच्छा होगा, आत्म जागरूकता सही होगी। आगे देखो, ज्ञान, समृद्धि और अनुभूति। ज्ञान, समृद्धि और अनुभूति। अवधारणात्मक विकास के बिना, मतलब कॉन्सेप्ट के बिना एक बच्चा या तो नया ज्ञान प्राप्त करने में या जो सीखा है उसे याद रखने में असमर्थ होता है। क्या बात है, देखो कि अगर मान लो किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर है हमें,
तो उस चीज़ को हम ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं। लेकिन अगर हमें उस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये तो हमारी बेसिक लाइफ में भी लागू होता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो चीज़ हमें ज़्यादा समय तक याद रहती है, अगर नहीं है तो नहीं रही। अब मान के चलो जिसने जो ये वीडियो देख रहा है उसको तो जीन पियाजे बिल्कुल अच्छे से आता होगा, तो इसका मतलब क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है। ठीक है, तो यही बात है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बच्चा या तो नया ज्ञान प्राप्त करने में या जो सीखा है उसे याद रखने में क्या होगा, असमर्थ होगा। बच्चे के ज्ञान को संग्रहित करने में सक्षम होने के लिए धारणा आवश्यक है। धारणा प्रभावित करती है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों और संवेदनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह स्मृति और आत्म जागरूकता के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आगे देखो, धारणा के विकास में खेल का क्या महत्व है। मतलब किसी भी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट बना हुआ है, उसमें खेल कैसे सहायता करता है। सभी देशों ने खेल कूद को ECD मतलब अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की अवस्था के अंदर खेल को ज़्यादा महत्व दिया है। जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड 6 से 12 साल की एज होती है ना, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, इसी के अंदर इस पॉलिसी को सभी ने लागू किया है। खेलकूद एक प्रासांस्कृतिक अध्ययन में पाया गया है कि खेल बच्चों के सीखने और विकास को क्या करता है, बढ़ाता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतवादी बच्चे को भावनात्मक समस्याओं से निपटने में मदद करते हैं, खेल का उपयोग करते हैं। जीन पियाजे ने क्या बोला है, खेल और बुद्धि के विकास में संबंध स्थापित किया गया है। खेल सीखने के साधन के रूप में कार्य करता है। मीन्स सीधी सी बात है, अगर बच्चा खेल में कोई चीज़ सीखेगा तो वो अच्छे से सीखेगा और उसको कभी भूलेगा नहीं, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से बनेंगे। वाइगोत्स्की ने भी क्या बोला है कि ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोला है। ठीक है, और फिर उन्होंने मोर नॉलेजेबल अदर्स के बारे में भी बताया है। तो वो कोई चीज़ क्या है कि हम खेल में किसी दूसरे की सहायता से सीखते हैं। एक वयस्क माता पिता या बड़े बच्चे अधिक उन्नत साथी के साथ खेलने से बच्चों के कौशल में वृद्धि होती है। बच्चा उच्च गुणवत्ता वाले खेल में भाग लेने के लिए अधिक आत्मविश्वासी पैदा हो जाता है। प्रारंभिक वर्षों के दौरान मस्तिष्क के विकास और खेल को एक कड़ी पाया गया है। आगे है ये गिन्सबर्ग है भाई, इन्होंने गिन्सबर्ग और संचार समिति के अनुसार क्या बताया है कि जो खेल है ना, खेल बच्चे को नई दक्षताओं को विकसित करने में मदद करता है, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें लचीलेपन की आवश्यकता होती है। मतलब यही बात कि खेल बच्चे को नई चीज़ें सीखने में उनको क्या करता है, सहायता करता है और उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। छोटे बच्चे में प्रेरणा के लक्षण क्या है। आंतरिक प्रेरणा क्या है कि अगर किसी के बच्चे के अंदर आंतरिक प्रेरणा होगी तो वो प्रोसेस ओरिएंटेड होगा, मतलब उस चीज़ की प्रोसेस वो करेगा। लेकिन बाहरी रूप से होगा तो वो सिर्फ उस प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। सीधी सी बात है कि अगर बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित है तो वो मान लो कोई खिलौना बनाया है, तो अगर वो आंतरिक रूप से प्रेरित है तो उसको बिल्कुल तोड़ फोड़ कर सारा देखेगा कि कैसा बना है कैसे नहीं बना। और बाहरी रूप से प्रेरित है तो वो मतलब खेलता रहेगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है, मतलब जैसा है वैसा है। ये वाली चीज़ें मतलब एक एग्जाम्पल बताई है। लेकिन रियल में अगर वैसे देखें कि प्रेरणा के लक्षण क्या है, आंतरिक रूप से प्रेरणा का मतलब है कि बच्चा किसी चीज़ के प्रति पूरी प्रोसेस को जानना चाहेगा और इसके अंदर वो मतलब ये मान के चलो कि लास्ट जो वो होता है ना, लास्ट स्टेप के बारे में बच्चा सोचता है। आगे देखो, अभिप्रेरणा का विकास। जो अभिप्रेरणा है ना, परसिस्टेंसी, एक कार्य के साथ काफ़ी लंबे समय तक बने रहने की अक्षमता है। मतलब किसी भी कार्य के साथ लंबे समय तक बने रहने की अक्षमता क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। अब ये मान के चलो कि बच्चों ने है ना ये DSSB की सीरीज स्टार्ट तो कर दी कि हाँ भाई हमें एग्जाम करना है, NIOS के 10 ब्लॉक करने हैं। लेकिन पता क्या है, 2-4 वीडियो देखते ही उनको लगेगा कि भाई क्या है, सब कुछ बोरिंग सा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो उस चीज़ को छोड़ देंगे। लेकिन जो बच्चे इंटरनल मोटिवेट हो गए ना, वो दृढ़ता के साथ एक कार्य को लंबे समय तक करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों में प्रेरणा का स्तर कम होता है या वे बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं, उन्हें वयस्कों से निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होती है और वे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते। मतलब ये बात है कि जो एक्सटर्नल रूप से मोटिवेटेड है ना, वो सोचते हैं कि कोई ना कोई मुझे बोल दे कि तुझे ये काम करना है, तुझे जॉब लेनी है, ये करना वो करना। तो मतलब ये बच्चे जो एक्सटर्नल रूप से क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। लेकिन जो इंटरनल रूप से मोटिवेटेड होते हैं, उन्हें इस बात की जरूरत नहीं होती, वो सोच लेते हैं कि करना है तो भी बस करना है। अभिप्रेरणा स्तर का आखिरी संकेत है भावना।
जो बच्चे स्पष्ट रूप से अभिप्रेरित होते हैं उनमें भावनाओं का क्या है, सकारात्मक प्रदर्शन होता है, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते रहते हैं। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में हमने जो हमारा ये टॉपिक है सेल्फ कॉन्सेप्ट का, ये कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। देख तो लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो कुछ रिस्पॉन्स नेगेटिव पॉजिटिव कुछ दे दिया करो। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।